शिक्षा वह चाबी है जो सभी दरवाजों को खोल देती है और सफलता वह दरवाजा है जिसमें आप सभी को जाना है। राधे राधे। आज हम लाए हुए हैं हिंदी की क्लास और ये क्लास उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगी जो लोग यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं और बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप ये क्लास मन से पढ़ लिए तो वर्णमाला से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नहीं तो ये क्लास लेने के बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाना, एकदम भर भर के आपको क्वेश्चन मिलेगा। कल आपको मैंने पढ़ाया था जो ऊपर लिखा हुआ है कि वर्णमाला क्या होती है, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला कितनी होती है और वर्णमाला का निर्माण कैसे होता है। तो वर्णमाला कितनी होती है? एक। वर्णों की व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप को या समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। वर्णमाला को 3 भागों में मैंने डिवाइड किया था, स्वर, अयोगवा और व्यंजन। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, वो भी मात्रा के अनुसार। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्वर की संख्या कितनी होती है, तो मूल रूप से स्वरों की संख्या 11 होती है। आपसे पूछा जाएगा व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो व्यंजन 33 होते हैं। आपसे पूछा जाएगा अयोगवाह की संख्या कितनी होती है, तो अयोगवाह 2 होते हैं। इन सभी को डिटेल में पढ़ने के लिए आप लास्ट क्लास को देखिए, उसमें मैंने आपको समझाया है। आगे मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ से आपको पढ़ाएंगे कि ह्रस्व लघु मूल स्वर एक ही कहलाता है, इसका एक ही नाम है। चाहे ह्रस्व समझ लो, चाहे मूल समझ लो, चाहे लघु समझ लो। इनकी संख्या 4 होती है। गुरु या दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। प्लुत जिसे हम अवग्रह भी कहते हैं, इसकी संख्या 1 होती है। ह्रस्व स्वर में आते आ ई उ ऋ, गुरु या दीर्घ में आते आ ई उ ए ऐ ओ औ, और प्लुत में आता है ओम जिसमें निर्माण करता है, जो अवग्रह कहलाता है। इसका मार्क ये होता है, चिन्ह ये होता है। उसके बाद संयुक्त स्वर बताए गए थे। संयुक्त स्वर की संख्या 4 होती है। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है, तो कितनी बताएंगे? 4 बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि संयुक्त स्वर कौन से होते हैं, तो ध्यान देना, कितनी सरल बात है। ए ऐ ओ औ कौन कौन से होते हैं? ए ऐ ओ औ, इन्हें हम कहते हैं संयुक्त स्वर। आखिर इन्हें संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं, आपको मैंने बताया है पिछली क्लास में, फिर भी थोड़ी देर के लिए रिवाइज कीजिए। ए का निर्माण जो होता है वो आ प्लस ई से होता है, इसलिए संयुक्त रूप लेता है तब ए बनता है। और आई का निर्माण होता है आ प्लस ए से, उसके बाद आई बनता है। ओ का निर्माण होता है आ प्लस ओ, तो क्या बनता है? ओ बनता है। औ का निर्माण होता है आ प्लस ओ, तो औ बनता है। तो आपको ये याद रखना, ये तो रेयर केस में ही पूछा जाता है, लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा कि इसमें संयुक्त स्वर कौन सा है। तो आपको बताना ए ऐ ओ औ, इनमें से कोई सा भी एक होगा, आप बता देंगे। उसके बाद आता है कि मुखाकृति के अनुसार स्वर की संख्या कितनी है। ये ह्रस्व लघु दीर्घ जो थे, ये किसके अनुसार थे? मात्रा के अनुसार। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होता है। बच्चे थोड़ी सी गलती में क्या करते हैं, थोड़ा सा जल्दबाजी की और गलती कर जाते हैं, वहीं पे एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। तो दर्द जब होता है जब एक क्वेश्चन से आप एग्जाम देने के बाद मेरिट लिस्ट से छटते हो, तो ये चीजें ध्यान देनी है। मुखाकृति के अनुसार पूछा जाएगा तो स्वर की संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है? 4। ये बहुत कम पूछा जाता है, यदि पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। इन्हें याद करने के लिए एकदम सरल तरीका, कैसे? अर्धविव्रत, विव्रत, अर्धसंवृत और संवृत। सबसे पहले इनका नाम याद रखना है आपको। अर्धविव्रत हम किसे कहेंगे? अर्धविव्रत उसे कहते हैं जिसका मुंह आधा खुलता है, जिसे बोलने में मुंह कितना खुलता है? आधा, तभी तो उसका नाम अर्धविव्रत रखा गया है। अब देखिए इसके आगे जो अक्षर लिखे हुए हैं, जो स्वर लिखे हुए हैं, उन्हें बोलिए और देखिए कितना मुंह खुल रहा है। आ, कितना खुल रहा है? आ। उसके बाद ऐ, ओ, आ, तो ये सब क्या है? पूरा मुंह नहीं खुल रहा है ना, आधा खुल रहा है। आप खुद बोलेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद आता है विव्रत। विव्रत हम कहते हैं जिसमें मेरा मुंह पूरा खुल जाता है, जब हम बोलेंगे तो मुख पूरा खुलेगा, जैसे आ, बड़ा आ किसमें आएगा? विव्रत में।
तो बड़ा आ खोलेंगे, जब बोलेंगे तो पूरा मुंह खुल जाएगा, आ बोलेंगे। उसके बाद आता अर्ध संवृत। संवृत का मतलब होता है सकरा और विवृत का मतलब होता है खुला हुआ। तो अर्ध संवृत हम उसे कहेंगे जिसमें हमारा मुंह कम सकरा होता है। तो कम सकरा किसमें होता है? ए ओ, ए ओ। और संवृत कौन सा होता है? जिसमें सकरा हो जाता है मुंह। कौन कौन सी? ई उ ओ। तो एकदम ध्यान से सरल तरीके से याद रखेंगे। समृत में ई उ ओ और अर्ध समृत में ए और ओ हो जाएगा। अर्ध विवृत में आ आई ओ आ और विवृत में आ हो जाएगा। तो ये तो हो गया मुखाकृति के अनुसार। अब आगे देखिए, जिह्वा के अनुसार भी स्वर का भेद बताया गया है। किसके अनुसार? जिह्वा के अनुसार। अभी हमने आपको दो टाइप पढ़ा दिया है। एक मात्रा के अनुसार। मात्रा के अनुसार स्वर कितने होते हैं? 3, ह्रस्व, गुरु और प्लुत, यानी कि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। उसके बाद हम आपको बता दिए हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर 4 होते हैं, ए आई ओ औ। उसके बाद बता दिया है मुखाकृति के अनुसार स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। अर्धविवृत, विवृत, अर्धसंवृत और संवृत, इसे भी समझा दिया है। अब देखिए, हम आपको बताते हैं कि जिह्वा के आधार पर भी स्वर का भेद किया गया है। वो कैसे किया है? देखिए आगे समझिए। स्वर का भेद 3 प्रकार से बताया गया है। कितनी प्रकार से? 3 प्रकार से बताया गया है। नंबर 1 अग्र स्वर, नंबर 2 मध्य स्वर और नंबर 3 पश्च स्वर। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 3। आंसर क्या देंगे? 3 होते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कौन कौन से होते हैं, या ये तीनों दे देगा, उसमें से एक और नहीं देगा, जो गलत होगा। आपसे पूछेगा जिह्वा के आधार पर स्वर भेद कौन सा नहीं है। तो यदि आपको इनका नाम पता है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, तो उसके बाद आप लगा देंगे कि जो नहीं है वही होगा। देखिए, इन्हें सीखने के लिए ज्यादा माइंड नहीं दौड़ाना पड़ता है। जिह्वा पूछा गया है तो जिह्वा का भाग ही 3 होता है, आगे का, मध्य का और पश्च का। तो आपको याद रखना है जिह्वा के आधार पर 3 होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। अब सवाल यहाँ उठता है कि अग्र स्वर में कौन कौन आता है। अब आप बोलिए, जहाँ पे जिह्वा आगे काम करती है उसे अग्र स्वर कहते हैं। जैसे ई ए ऐ, ई ए ऐ। तो यहाँ पूरी जिह्वा नहीं उठ रही ना, आगे की जिह्वा काम कर रही, तो इसे अग्र स्वर कहेंगे। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इस पे आप लोगों को ध्यान देना है, मोस्टली इंपोर्टेंट है ये। मध्य स्वर, मध्य स्वर होता है आ, छोटा आ जो बोला जाता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। आप बोलिए अपने मुंह से, एक बार बोलिए, आ मध्य से निकलता है, इसलिए इसे मध्य स्वर कहते हैं। जिह्वा का मध्य भाग जब ऊपर उठता है तो इसे मध्य स्वर कहते हैं। अग्र स्वर में जब आगे उठता है तो अग्र स्वर कहते हैं। पश्च स्वर, आ, जब हम तेजी से बोलेंगे बड़ा आ, तो आ, उ, ओ, औ। तो ये सारे क्या है? पश्च स्वर है, ये मध्य स्वर है और ये अग्र स्वर है। अब आपको ये सारा याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अग्र स्वर याद कर लिया है और मध्य स्वर तो याद हो ही गया है, बाकी बचा हुआ है वो पश्च स्वर हो जाता है। जो बच्चे अपने दिमाग से पढ़ते हैं, थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ते हैं, जो टेक्निक से पढ़ते हैं, वो पूरा नहीं याद करते हैं। वो 2 याद करते हैं, 1 छोड़ देते हैं। इसका मतलब 2 तो हमें याद है, तीसरा तो अपने आप ही याद हो जाएगा। एग्जाम में पूछा जाएगा, 2 का पहले से पता है, जो नहीं मालूम है अथवा वही है। पहले तो आप याद कीजिए, अगर आपका एग्जाम पास में है, नियर में है, तो आप ट्रिक के द्वारा, यानी कि थोड़ा टेक्निकल के द्वारा याद करना है आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये तो हो गया जिह्वा के आधार पर 3 प्रकार का। उसके बाद आता ओष्ठाकृति के आधार पर। किसके आधार पर? ओष्ठाकृति, यानी कि हम जब स्वर बोलते हैं तो जिह्वा के आधार पे आपने समझा कि अग्र, मध्य और पश्च। अब हम आपको बताते हैं ओष्ठाकृति के आधार पर। क्या आपको पता है कि जब आप स्वर को बोलते हैं तो आपकी जिह्वा भी काम करती है, अलग अलग तरीके से डिजाइन बनाती है, आपके होंठ भी अलग अलग तरीके का आकार बनाते हैं। तो ओष्ठाकृति के आधार पर सबसे पहले पूछा जाएगा भेद कितने होते हैं, तो 2 बताएंगे। कितने भेद होंगे? 2। कौन कौन से होंगे? वृत्तामुखी और आवृत्तामुखी। यानी कि एक तो वो स्वर होगा जो बोलने के टाइम होंठ की आकृति वृत्ताकार की बन जाएगी, और दूसरी आवृत्तामुखी जिसमें वृत्ताकार नहीं बनेगा। तो वृत्तामुखी में कौन कौन सा आता है? उ, ओ, औ, उ, ओ,
अब आप बोलिए और खुद को देखिए दर्पण में कि आपके होंठ कैसे हो रहे हैं, ठीक है ना? तो उ, उ, ओ, औ में हमारा होंठ जो है वो गोल-गोल हो जाता है, इसलिए इसे वृत्तामुखी कहते हैं। और अवृत्तामुखी जिसमें होंठ का आकार गोल नहीं होता, जैसे अ, आ, इ, ए, ऐ। तो ये कैसा हो जाएगा? आवृत्तामुखी हो जाएगा। तो आपने समझा कि ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के भेद 2 होते हैं। कौन-कौन से? वृत्तामुखी और अवृत्तामुखी। मुझे लगता है कि बच्चे बहुत कन्फ्यूजन में हो रहे होंगे कि यहाँ भी आ, ए, ऐ, औ, यहाँ भी आ, ए, औ, यहाँ भी आ, ए, औ। कैसे इसे याद किया जाए? तो आपको याद करने का एक ही तरीका है, आप इन पे कम ध्यान देखिए, इन चीज़ों को ध्यान दीजिए और इनकी डेफिनेशन को सीखिए। आखिर ये वर्ड कह क्या रहा है? उसके बाद आप बोलिए, प्रैक्टिकल कीजिए, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। और 2 से 3 बार पढ़ेंगे। देखिए जीवन में हमेशा याद रखिए, जो चीज़ आपको याद नहीं होती है, आप कहते हो कि बार-बार हम पढ़ते हैं पर याद नहीं होती है। हम गारंटी लेते हैं अगर आप किसी चीज़ को 21 बार पढ़िए, देखिए सफल होने के लिए इंसान क्या से क्या नहीं करता है। अगर आपको सफलता पानी है तो 21 क्या, हमें 51 बार पढ़ना होगा तब भी हम पढ़ेंगे। तो ये कहना है, साइकोलॉजी कहती है कि किसी भी चीज़ को अगर आप 21 बार पढ़ेंगे तो आपके सपने में आपको वही चीज़ दिखाई देती है और उसे आप कभी भी भूल नहीं सकते हो। तो इसे आप पढ़िए, पहले तो 2 से 3-4 बार पढ़ेंगे हो जाएगा याद। अगर नहीं होता है तो 21 बार पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम में कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन पूछा जाता है। जिह्वा के आधार पर स्वर भेद 3 हुए, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर भेद 2 हुए। अब देखिए वायु के द्वारा नाक और मुंह के अनुसार स्वर भेद कितने होते हैं? अब आप कहेंगे नाक और मुंह के अनुसार? जी हाँ, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमारी नाक के द्वारा भी बोले जाते हैं, यानी कि मुंह के साथ नाक की भी आवाज निकलती है। तो कौन से होते हैं? देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मुंह प्लस नाक के साथ बोले जाने वाले स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है निम्ननासिक और एक होता है अनुनासिक। निम्ननासिक स्वर किसे कहेंगे? जो किससे बोला जाएगा? केवल मुख से बोला जाएगा, मतलब जिसमें नासिका कार्य नहीं करती है। तो निम्ननासिक में मतलब अ, आ, इ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, जितना भी स्वर है सारा निम्ननासिक है। और अनुनासिक में क्या होता है? जहाँ पर स्वर मुख और नाक दोनों के अनुसार बोला जाता है, दोनों के साथ बोला जाता है, वो अनुनासिक कहलाता है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ। अब इन सभी पर चंद्र बिंदु लगी हुई है, या जिस पर बिंदु लगती है या बिंदी लगती है, मात्रा लगती है, बिंदु मात्रा, तो वो सारी अनुनासिक कहलाते हैं, और जिस पे मात्रा नहीं लगती है वो निम्ननासिक कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास। अगर आपको पसंद आई है, आशा करती हूँ पसंद जरूर आई होगी। अगर कहीं गलती लगती है या फिर आपको लगता है ये हार्ड हो रहा है, तो आप हमें कमेंट में बताएंगे, हम उसे सरल रूप देने की कष्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने आपको वर्णमाला का टॉपिक पढ़ाया, आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि हम इसके अलावा आपको जीएस की क्लास भी पढ़ाएंगे यदि आपको अच्छा लगता है। देखिए, आप पढ़िए, हम फिर से कह रहे हैं, अगर सफलता प्राप्त करनी, मैंने कैसी गवर्नमेंट जॉब ली है ये मैं समझती हूँ, क्योंकि छोटी बड़ी कोचिंग मायने नहीं रखती। मैं फिर से यही कहूँगी, आप वहाँ पढ़िए जहाँ आपको समझ में आता है, और समझ में आने के लिए कहीं भी आ सकता है, सिलेक्शन कहीं भी दिला सकता है। दूसरी बात, कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को कम मत समझिए, क्योंकि कोई भी एग्जाम होता है बराबर नंबर का देते हैं क्वेश्चन, और फिर अगर आप मान लीजिए हिंदी पे ध्यान नहीं दिया और मैथ को पूरी रात पढ़ते रहे, दिन पढ़ते रहे, तो उससे क्या होगा? अगर 5 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, 2 क्वेश्चन गलत हो गए, 1 क्वेश्चन गलत हो गया, तो समझिए आप उस रेस से बाहर निकल जाएंगे। तो हर सब्जेक्ट को वैल्यू दीजिए। दूसरा, आप पढ़िए, कौन क्या कहता है कहने दीजिए, क्योंकि कहा गया है, आपको ध्यान होना चाहिए, यदि देखिए पढ़ना बहुत अच्छी बात, चाहे लड़की पढ़े या लड़का पढ़े, उम्र मायने भी नहीं रखती है। आपके अंदर जुनून है कि हमें कुछ करना है तो करिए, उसी समय जागिए। स्वामी विवेकानंद का एक एग्जाम्पल है, उठो जागो और तब तक मत रुकिए जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती है। अच्छे कर्मों पे यदि कोई शक करता है तो करने दो,
क्योंकि शक हमेशा सोने की शुद्धता पे की जाती है, कोयले पे नहीं। अगर आपके जीवन में कठिनाइयाँ आ रही हैं, आप बार-बार फ़ेल हो रहे हो या आपको लगता है सारा कष्ट मुझे ही क्यों दे दिया भगवान ने, तो आप समझिए आपको भगवान ने लायक समझा है। अब आपके दिन बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो मेहनत करते रहिए, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।